Hi, I am Arun Kumar Sharma, and currently I am working in Indian Railways since last 1 year. और आज मैं स्टार्ट करूँगा रेलवे इंजीनियरिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कोर सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. एंड बिफोर वी स्टार्ट एनी वर्क, whether we start a book or whether we learn any musical instrument or we start any game, the first question comes to our mind is why. That is, why should I start this work? और इज दिस वर्क रियली हेल्पफुल टू मी. अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से फ्रेम करूँ तो किन लोगों के लिए ये लेक्चर सीरीज हेल्पफुल हो सकती है. तो सबसे पहले जो लोग ईएसई और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट उनके को सिलेबस में होता है बोथ इन ईएसई एंड गेट, तो उनको हेल्पफुल रहेगा. दूसरी चीज़, अब आईआरएमएस आ गया है तो आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि आईआरएमएस में डेफिनेटली रेलवे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस तो दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप एटलीस्ट रेलवे इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ के आए. नॉट ओनली इन द एग्ज़ाम बट आपसे इंटरव्यू में भी इससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम रेलवे का है तो डेफिनेटली आपको रेलवे बाय हार्ट आना चाहिए, ना कि सिर्फ बस आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं. आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आपको थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए. तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि इस लेक्चर सीरीज में ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको पिक्चर्स के साथ समझाऊंगा ताकि आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाएँ और आप उसको याद भी रख पाएँ. और इसके बाद आता है जो लोग फाइनल ईयर में अभी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर सारे इंस्टीट्यूट्स में रेलवे इंजीनियरिंग जैसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं है. तो अगर वो लोग अपने फाइनल ईयर के साथ अटेम्प्ट लेना चाहते हैं आईआरएमएस, ईएसई या गेट किसी में भी, तो उन लोगों को डेफिनेटली ये लेक्चर सीरीज हेल्प करने वाली है. क्योंकि होता ये है कि जहाँ पे रेलवे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाया जाता है वहाँ या तो लोग इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं या फिर किसी बुक से पढ़ते हैं और वहाँ पे चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है. और इसके बाद आता है सीएसई, जो लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिख रहे हैं और जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग एज ए ऑप्शनल ऑप्ट कर रखा है, तो डेफिनेटली ये लेक्चर सीरीज उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ से वो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर सीरीज में मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा. तो सबसे पहले मैंने ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को ट्राई किया है पिक्चर्स के हेल्प से समझाने का. इफ़ यू कंपेयर रेलवे इंजीनियरिंग विद अदर सब्जेक्ट सच एज स्ट्रक्चर्स, वहाँ आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ विजुअलाइज करने का इतना ज़्यादा नहीं है. बट अगर रेलवे जैसा सब्जेक्ट को आपने एक बार चीज़ों को विजुअलाइज करना स्टार्ट किया तो सब्जेक्ट बहुत ईजी होता है और आपको याद भी रह पाएगा और इंटरव्यू में भी ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और सेकेंडली इसके बाद मैं सारे कॉन्सेप्ट्स तो कवर करूँगा ही, उसके साथ साथ मैं लास्ट 5 years के क्वेश्चंस बोथ ईएसई गेट एंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल क्वेश्चंस, तो दोनों क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के बाद साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, जिससे आपको एक बार ये फेयर आइडिया हो जाए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी. इसके बाद ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, यू कैन रीड अबाउट मी. एंड मैं थोड़ा सा और एक चीज़ ऐड कर दूंगा इसमें कि टीचिंग एज ए हॉबी भी है मेरा, बट एक्चुअली काफ़ी दिनों से ये टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं काम कर नहीं पाया इस पर, बट अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है. और आज इस लेक्चर सीरीज का ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं सारे टॉपिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा. विद दीज वर्ड्स लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आपके माइंड में ये थॉट आता है कि हमारे पास इतने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं तो रेलवेज ही क्यों इम्पोर्टेंट है. सो लेट मी टेल यू गाइज कि सबसे पहले होता क्या है कि सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट
कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं किसी ना किसी चीज में। हर किसी का एडवांटेज है तो किसी का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे। किसी टाइम पे आपकी नीड अलग होती है तो आप एयरवेज लेते हैं, अगर किसी टाइम पे आपको कहीं और जाना है, आपकी नीड कुछ और है तो आप रेलवेज लेते हैं, कभी आपकी नीड कुछ और है तो आप रोडवेज लेते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको यही दिखाया गया है, चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सेप्ट इसमें एक चीज एक एक नहीं दिखा है, पाइपलाइन। ये इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें पाइपलाइन का हम मेनली यूज करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर वाटर वगैरह जो ऐसी लिक्विड मीडियम की जो चीजें होती है उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइन से, क्योंकि ये थोड़ा चीप होता है। बट अगर मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो मोटा मोटा आप ये देख सकते हैं कि या तो हम रोडवे से ट्रांसपोर्ट करेंगे, या रेलवे से, या फिर वाटरवे से। तो आज की लेक्चर सीरीज में मैं मेनली स्टिक रहूंगा रेलवे के अराउंड, बट मैं ट्राई करूंगा रेलवे को बाकी तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करने का, कि क्या यहाँ पे एडवांटेज है एंड क्या यहाँ पे डिसएडवांटेज। सबसे पहले देखें कि जैसे इंडिया जैसी कंट्री जिसमें पॉपुलेशन अराउंड 135 करोड़ है, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए हमें एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए जो बल्क में चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सके, वेदर इट इज गुड्स और पैसेंजर्स। अब मैं रेलवे की बात करूं तो वी हैव राइट नाउ वी हैव 66,000 किलोमीटर्स ऑफ रेल नेटवर्क ऑन विच वी रन अराउंड 13,000 पैसेंजर ट्रेन पर डे। तो आप यहाँ से सिचुएशन की ग्रेविटी को समझिए, 13,000 पैसेंजर ट्रेन डेली चलती है इन आवर कंट्री, विच कैरी अराउंड 23 मिलियन पैसेंजर्स, और या फिर ये फिगर 2.3 करोड़ में बोल सकता हूं। तो आप यहां से सिचुएशन की ग्रेविटी को ऐसे समझिए कि 2.3 करोड़ पैसेंजर्स बाय ट्रेन डेली ट्रेवल करते हैं। तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप दोनों कंट्रीज को कंपेयर करिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमें पूरा ऑस्ट्रेलिया डेली अपनी रेलवे पे कैरी करते हैं पर डे। तो हमें डेफिनेटली एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए जो बल्क में चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सके। सॉरी। एंड उसके बाद अगर मैं फ्रीट की बात करूं तो 9,000 फ्रीट ट्रेन डेली रन होती हैं इंडियन रेलवे ट्रैक पे, विच कैरी अराउंड 3 मिलियन टन्स ऑफ फ्रीट पर डे। एंड इसको अगर मैं लिखूं तो ये है 30 लैक्स ऑफ टन। इतना ज्यादा फ्रीट डेली का ट्रांसपोर्ट होता है, एंड इट इंक्लूड्स आवर डेली नीड प्रोडक्ट्स सच एज सॉल्ट, फूड ग्रेन्स एंड मिल्क। एंड अगर मैं उसके अलावा जो ऐसी चीजें जो बल्क में ट्रांसपोर्ट होती हैं वो तो सारी रेलवे से जाती है, सच एज कोल जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है हम सभी के घर में, एंड देन स्टील और फर्टिलाइजर्स। तो ये सारी चीजें मेनली सारी चीजें ये सब रेलवे से ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि आपको 1 टन ऑफ फ्रीट ओवर 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने में कितना कॉस्ट आता है। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चीपर है। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाला हुआ है, आप इसमें देखेंगे तो सबसे ऊपर है हाईवेज। हाईवेज में लिखा हुआ है 2.28 रुपीज फॉर 1 किलोमीटर फॉर 1 टन ऑफ फ्रीट टू ट्रांसपोर्ट ओवर 1 किलोमीटर, while in railways it is around 1.41 rupees only। और ये जो फिगर आपका हाईवे में आ रहा है, ये रेलवेज में जो फिगर आ रहा है उसका अराउंड 1.8 टाइम्स आता है। और इन वाटरवेज दिस इज अराउंड 1.19 फॉर वाटरवेज। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सबसे जो चीप है वो है वाटरवेज, एंड देन रेलवेज, एंड देन रोडवेज, एंड देन एयरवेज। बट अब आप एक नीचे ये टेबल जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे आप देखिए,
इसमें ये जो टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेसिस्टेंस। ये बेसिकली आपको बताता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चीप है। तो यहाँ पे जो ये फिगर है ये 0.001 है इन केस ऑफ स्टील व्हील्स ऑन स्टील रेल्स, एंड इन केस ऑफ रोडवेज इट इज 0.006। तो आप देखिए कि दिस इन रोडवेज इट इज अराउंड 6 टाइम्स, बट जो आपका कॉस्ट यहाँ पे ऊपर वाले पिक्चर में दिखाया हुआ है ये ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स है। रेलवेज में जो फिगर आता है उसका 1.8 टाइम्स आपको रोडवेज में दिखेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नीचे 6 टाइम्स दिख रहा है बट ऊपर 1.8 टाइम्स, क्योंकि रेलवे में जो कैपिटल कॉस्ट होता है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, वो काफी ज्यादा है, एंड सेकेंडली उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे मैन पावर काफी ज्यादा चाहिए होता है। इन सब फैक्टर्स के बाद भी रेलवेज काफी ज्यादा चीप है। मतलब ऑलमोस्ट आपका जो कॉस्ट पड़ता है उससे 1.8 टाइम्स या आधा पड़ा। मैं तो ये बोलूंगा कि जितना रोडवेज से आपका लग रहा था उसका आधा आपको रोडवेज में लगा। तो आप अगर ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को फ्यूचर में और अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं जो कि चीप है, तो ये डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज टोपोग्राफी। सिंस द एरिया ऑफ आवर कंट्री इज अराउंड 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अगर किसी कंट्री का इतना ज़्यादा एरिया है तो वहाँ पे आपको ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए जिससे आप किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सके कम टाइम में विद सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया। एज यू कैन सी इन द मैप ऑफ आवर कंट्री द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म। आपको अगर श्रीनगर से कन्याकुमारी जाना है तो यू हैव टू ट्रेवल अराउंड 3700 kilometers. Even more than that, if you are traveling from Kanyakumari to Dibrugarh, you have to travel around 3900 kilometers. तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको रैपिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए विद बल्क कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो इसलिए हमारी कंट्री के लिए रेलवेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसमें एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे इसकी नीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज कंफर्ट। ये आई होप आप सभी ने फील किया होगा जिन लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल किया है। तो इसमें कुछ ऐसा नया बताने का नहीं है, बट मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स ऐड किए हैं आपको जस्ट रिकॉल कराने के लिए कि मतलब ट्रेन में आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं एज कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो इन द फर्स्ट पिक्चर लुक एट दिस गाय, एंड ये स्लीपर क्लास है। यहाँ पे ये जो आदमी है ये आराम से सो रहा है, एंड ही इवन डोंट केयर्स अबाउट द स्टेशन। एक बार नींद आ गया अच्छे से, स्टेशन आए कुछ भी आए, इधर से हवा भी आ जाएगा अच्छा खासा। तो मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ और जैसे एयरवेज से, तो वहां पे आपको वॉशरूम जाने के लिए अगर आपको गैलरी में आना है, आपकी विंडो सीट है, तो आपको अपने साइड के दोनों पैसेंजर्स को शायद खड़ा करना पड़े। तो आप लेवल ऑफ कंफर्ट को कंपेयर करिए। आप ये आदमी यहाँ सो रहा है मस्त, ये गैलरी में घूमे, यहाँ खाए पिए कुछ भी करे, डजेंट मैटर, बट आप ये चीज आपको एयरवेज में या फिर रोडवेज में हार्डली आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगली चीज आती है, एक और चीज यहाँ पे आप देखिए, एक और पिक्चर मैंने डाला हुआ है ये जो नीचे। इसमें क्या है कि बहुत सारे फैमिली एक साथ ट्रेवल कर रही थी, तो काफी सारे मेंबर हैं एक जगह इकट्ठे हो गए। अभी अंताक्षरी खेलें, कुछ भी खेलें, चेस खेलें, बातें करें, तो बहुत ज्यादा मतलब कम कन्वीनियंट रहता है कि आप बोर भी नहीं होते हो जर्नी में। आप 20-20 घंटे, 30-30 घंटे एक साथ ट्रेवल कर लेते हो। और अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो आपने ये सब भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप आराम से अपना फोन चलाते हैं, जो कि आपको एयरवेज में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का बहुत इशू होता है। वहाँ आपको फ्लाइट मोड में रखना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और यहाँ ट्रेन में तो आप मतलब मस्त अपना लैपटॉप चार्ज करिए अपनी सीट पे, कंबल वम्बल लगा के मस्त, और अपने पुड़ी वुड़ी ले जाइए घर से बना के, अजवाइन की कुछ भी खोलो खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। और बात करूं तो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो काफी लोग जो एयरवेज से ट्रेवल करते हैं, उनको तो हार्ट वगैरह का जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग तो जा ही नहीं सकते हैं एयरवेज से। तो उन लोगों के लिए तो मतलब रेलवेज बेस्ट है। और अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज करना है तो आप आराम से यूज करो कभी भी।
उसके बाद एक और चीज जो सबसे बड़ी है कि लगेज। आप वहाँ ट्रेन में जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप हार्डली कभी सोचते होंगे कि सामान इतना ज्यादा हो गया, आपको टीटी वगैरह कोई रखने से मना कर देगा ट्रेन में या फिर कुछ ऐसा। लेकिन आप जब प्लेन से ट्रेवल करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बार घर से निकलने से पहले ये सोचते हैं कि आपका जो भी लगेज है उसका वेट कितना होगा या फिर कुछ ऐसा। काफी बार ऐसा होता है कि आपसे ज्यादा फेयर आपके लगेज का हो गया। तो ये सब कंफर्ट में आता है, मतलब आप कितना कंफर्टेबल आपका ट्रेवल है। तो ये चीजें आपको रेलवेज में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद है स्पीड। अब इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट इंडियन रेलवेज तो वहां पे शायद आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस बहुत सारे हैं कि हम इतनी अच्छी स्पीड हमारे ट्रैक पे अचीव नहीं कर पाए। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रेलवेज में आप स्पीड अचीव नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे स्पीड गेन करने का फ्यूचर में। हम हाई स्पीड रेलवे के लिए भी अभी प्लानिंग हो रही है। मुंबई टू अहमदाबाद का जो प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हो गया है उस पर अभी काम चल रहा है। बट अगर आप और कंट्रीज को कंपेयर करेंगे तो वहां पे मोर देन 500 kmph का स्पीड आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये तो है कि रेलवेज में स्पीड का अच्छा पोटेंशियल है। बट अगर मैं एयरवेज से कंपेयर करूं तो एयरवेज नो डाउट आपको स्पीड में सबसे पहले एयरवेज आता है, एंड देन रेलवेज, देन रोडवेज, एंड देन वाटरवेज। तो लेकिन अब रेलवेज का एक और एडवांटेज ये है कि आप जब प्लेन से ट्रेवल करते हैं तो यू हैव टू रीच एयरपोर्ट 1 or 1.5 hour बिफोर योर शेड्यूल्ड टाइम ऑफ द फ्लाइट। आप वो टाइम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप 5 मिनट पहले स्टेशन पे जाइए, अपने ट्रेन में बोर्ड होइए और फिर आपका ट्रेन बस शेड्यूल्ड टाइम पे चल देगा। तो आपको आपका ये जो 1-2 घंटे का टाइम है जो ये आप बचा सकते हैं। इसके बाद आता है एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये जो नीचे पिक्चर डाला हुआ है इसमें आप CO2 एमिशन पर पैसेंजर किलोमीटर है। ये एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में जो CO2 एमिशन होता है, या फिर इसको कार्बन फुटप्रिंट बोलूंगा मैं, कि कितना CO2 एमिट होता है। तो आप अगर कंपेयर करेंगे, दिस इज हाईएस्ट इन द एयरवेज 132.2 ग्राम्स, एंड यहाँ पे ये जो रोडवेज का है ये 67 ग्राम्स है, एंड इन रेलवेज इट इज अराउंड 46 ग्राम्स। तो आप एक चीज यहाँ से कंपेयर, ये डेटा आपके लिए रिलेवेंट नहीं है बट आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ज्यादा एमिट करता है और कौन सा कम। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा है एयरवेज में, और रेलवेज में ऑलमोस्ट सबसे कम है तीनों में। तो हम अपने आप को ऐसी चीजों की तरफ शिफ्ट करें जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब यहाँ पे रेलवेज का जो ये CO2 एमिशन दिखाया गया है, अगर आप इसको सोचो तो मतलब लगता है ऐसा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद भी इतना CO2 एमिशन क्यों होगा। ये एमिशन इसलिए होगा क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो ऑपरेशन में, ट्रेन के ऑपरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से आता है मेनली। तो इसलिए वहां से जो एमिशन होता है तो इनडायरेक्टली उस एमिशन को यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि एमिशन कहीं से भी हो, अगर आपका एमिशन हो रहा है तो डेफिनेटली वो CO2 एमिशन में काउंट होगा। इसका भी फ्यूचर में ये सॉल्यूशन निकाला जा रहा है कि हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ अपने आप को शिफ्ट करना है, सच एज सोलर एनर्जी। तो उनके लिए भी रेलवेज ने काफी सारे प्रोजेक्ट पे अभी प्लानिंग चल रही है कि जो रेलवेज का काफी सारा लैंड अवेलेबल है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी के लिए। द नेक्स्ट फैक्टर इज एम्प्लॉयमेंट। और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो रेलवे इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो सबसे पहले रेलवेज में या तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम करते हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अराउंड 13 lakhs लोग अभी रेलवे से जुड़े हुए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग हैं, रेलवेज ने अपनी काफी सारी एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर रखा है और उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, तो उनके अंडर में काफी सारे लेबर्स काम करते हैं। तो ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं।
और इसका भी नंबर काफ़ी ज़्यादा है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट हाँ काफ़ी सब्सटेंशियल है ये नंबर भी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड, जितने लोग ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उससे भी काफ़ी गुना लोगों का लाइवलीहुड रेलवेज पे डिपेंड करता है। ये मैंने एक नीचे पिक्चर डाला हुआ है, अगर आप नीचे यहाँ देखेंगे तो ये जो बंदा है ये भेलपुरी बेच रहा है, तो आप इसका सोचिए, डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, ऐसे इतने सारे लोग हैं जो रेलवे पे डिपेंड है। अगर आपने नोटिस किया हो तो इतने सारे ऑटो वाले, इतने सारे कुली, ये सब जो स्टेशन पे काम करते हैं, इन सब की आजीविका कहाँ से चलती है? ये सारे लोग रेलवे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब तक पैसेंजर ट्रेवल नहीं करेगा तब तक इन लोगों की आजीविका कहाँ से आएगी? एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब आप एक चीज देखिए कि ड्यूरिंग वॉर लाइक सिचुएशंस अगर कुछ ऐसी होती हैं तो उसमें क्या है कि आपका जो ट्रूप्स है उनका बल्क में मूवमेंट होना चाहिए, तो आपको उसके लिए ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप करना पड़ेगा जो बल्क में ट्रूप्स का ट्रांसफर कर सकें। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दूसरे में बात करूं तो ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स, ऐसे टाइम पे एसेंशियल प्रोडक्ट्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आपको सॉल्ट के लिए या फिर आपको मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए या फिर फूड ग्रेन्स के लिए, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। अगला जो फैक्टर है सोशल बेटरमेंट, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का बहुत मेजर रोल है। इस चीज़ को समझने से पहले आप ये पिक्चर देखिए, ये यहाँ पे ये दोनों कुछ नमकीन खा रहे थे, तो ये जो भी साइड में बैठे हुए हैं इन्हें भी थोड़ी नमकीन मिल गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब ये सब चीज़ें शेयर करने वाली, एक दूसरे के लिए केयर करने वाली, या फिर मतलब आपने कभी स्लीपर में ट्रेवल किया होगा तो आपको वहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो आपने कभी जनरल में अगर ट्रेवल किया हो तो आपने ये सब देखा होगा कि आपको अपने से ज़्यादा एज का अगर कोई दिख जाता है, या फिर कोई भी ऐसा आदमी जो अगर प्रॉब्लम में है, मतलब आपको देख के अगर ऐसा लगता है तो आप उसको सीट दे देते हैं, या फिर तो ये सब चीज़ें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही देखने को मिलेगा। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आप ट्रेवल करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो फाइनली कैन बी से रेलवेज इज द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ये मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। ये सारे फैक्टर्स जो मैंने ऊपर बताया ये उसका कंक्लूजन है, या फिर टैगलाइन बोल सकते हैं कि ऊपर जो इतनी सारी चीजें बताई हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट अज्यूम आर कंट्री विदाउट रेलवेज। मतलब अगर रेलवे नहीं होता तो हमारा कंट्री कैसा होता, ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेलवे फॉर आवर कंट्री कि हमने उसको लाइफलाइन ऑफ द नेशन बोला है। और अब मैं बात करूँगा लिमिटेशंस ऑफ रेलवेज, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है ह्यूज इनिशियल कॉस्ट। यहाँ पे मैंने एक फिगर दिया हुआ है 15 to 20 करोड़ पर किलोमीटर। ये जो कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है ये बेसिकली डबल लेन की कॉस्ट है ऑन ए फ्लैट टेरेन। डबल लेन का मतलब है एक साइड अप लेन है, एक साइड डाउन लेन है। यहाँ पे गाड़ी एक साइड एक डायरेक्शन में जाती है, दूसरी साइड में दूसरे डायरेक्शन में, जबकि सिंगल लेन में एक ही ट्रैक पे दोनों डायरेक्शन में ट्रेन चलती है। तो डेफिनेटली डबल लेन का कॉस्ट सिंगल लेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और ये जो कॉस्ट दिया हुआ है ये फ्लैट टेरेन का है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे टेरेन डिफ़िकल्ट होता जाएगा, जैसे माउंटेनियस अगर आपका टेरेन है तो वहाँ पे टनल्स भी ज़्यादा होंगे और वहाँ पे ब्रिजेस भी ज़्यादा होंगे, तो ये जो कॉस्ट है ये बढ़ता हुआ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो USBRL जो प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज अभी कर रहा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, उसका टोटल कॉस्ट अराउंड 28,000 करोड़ है एंड इसका टोटल लेंथ इज़ अराउंड 400 किलोमीटर्स। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम अराउंड 70 करोड़ पर किलोमीटर। तो आप इसको कंपेयर करिए, यहाँ पे ये 20 किलोमीटर था जो बढ़ के 70 किलोमीटर 70 करोड़ पर किलोमीटर हो गया।
जबकि अगर मैं बात करूँ रोडवेज वगैरह की, तो रोडवेज में 1 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट अराउंड 15 to 20 lakhs आता है। तो आप देखिए दोनों फिगर्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें कोई भी रेलवे का प्रोजेक्ट प्लान करने से पहले कॉस्ट, जो फाइनेंशियल वाला फैक्टर होता है, उसको देखना पड़ता है। अब जो अगला जो फैक्टर है वो यहाँ पे दिया हुआ है मेंटेनेंस कॉस्ट। अब रेलवे में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे आपके रोडवेज में तो मेनली मानसून के बाद ही मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रेलवेज में मेंटेनेंस दो तरह से होता है, या तो मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस होता है या मैनुअल मेंटेनेंस होता है। अब मैं मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस की बात करूं तो वहाँ पे जो मशीन्स जो यूज़ होती हैं उनका कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है। वो एक एक दो दो करोड़ की एक एक मशीन होती है, तो मतलब जो कॉस्ट, ओवरऑल जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। और मैनुअल जो मेंटेनेंस होता है उसमें जो स्टाफ जो यहाँ पे एम्प्लॉयड होता है उन सब की सैलरी भी मैं मेंटेनेंस कॉस्ट में ही काउंट करूँगा। और अगर मैं इसके नीचे बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कफोर्स। अब जो मैनुअल मेंटेनेंस जितना भी होता है उसके लिए आपको ह्यूज वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हार्डली आपको रोडवेज या फिर एयरवेज में बहुत ही कम वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मैं आपको रफ डेटा बताऊं तो रेडवेज में अराउंड 2 to 3 lakhs ऑफ ग्रुप डी स्टाफ जो अभी काम करता है वो ही डेली का मेंटेनेंस देखता है। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में एक पिक्चर भी डाला हुआ है छोटा, आपने देखा भी होगा। ये ग्रुप डी स्टाफ है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, ये ही डेली का मेंटेनेंस का काम रेलवेज में देखते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है जोग्राफिकल कॉन्स्टेंट। तो व्हेन वी कंपेयर रेलवेज विद अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रोडवेज, तो जब टेरेन डिफ़िकल्ट हो जाता है सच एज माउंटेनियस टेरेन पे, रेलवेज को रेलवेज का कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कर्व वगैरह ले करने में, वर्टिकल कर्व वगैरह ले करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ट्रेन का कुछ लेंथ होता है और वो वर्टिकल कर्व को नेगोशिएट इतना ईजिली नहीं कर पाती है जैसे कि हमारा एक अकेला व्हीकल, रोड व्हीकल बहुत ईजिली नेविगेट कर लेता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की भी बात करूँ तो वहाँ कर्व्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती है कि उससे ज़्यादा आप कर्व नहीं दे सकते हैं। तो ये सब फैक्टर हैं, उसकी वजह से माउंटेनियस रीजन्स पे इतना ज़्यादा रेलवे अभी डेवलप नहीं हुआ है। अगला जो फैक्टर है डोर टू डोर, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्योंकि रेलवे में ये एक लिमिटेशन है कि आपको अगर ए प्लेस से बी प्लेस पे अगर जाना है तो आपको सबसे पहले अपना जो भी पर्सनल व्हीकल से आप स्टेशन आएंगे, देन आप ट्रेन में बोर्ड होंगे, देन बी प्लेस पे जाएंगे, फिर आप वहाँ से कोई भी व्हीकल लेके अपने घर जाएंगे। बट ये चीज़ रोडवेज में नहीं है। रोडवेज में आप अपने घर से निकल के सीधा अपने डेस्टिनेशन पे बिना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज किए हुए जा सकते हैं। बट अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो इस चीज़ का रेलवेज़ में अभी एक नया सॉल्यूशन निकाला है कि वो रोरो वाली सर्विस अभी स्टार्ट की है। तो उसमें ट्रक्स को ट्रेन के ऊपर लाया जाएगा, फिर वापस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उन्हें अनलोड किया जाएगा और वहाँ से गोडाउन तक ले जाया जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है, फ्यूचर में इसके ऊपर और ज़्यादा काम होगा। अगला जो फैक्टर है वो है टाइम फैक्टर। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि ये डायरेक्टली स्पीड से रिलेट करता है। तो मैंने ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की कि स्पीड का अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ की बात करूं तो इतनी अच्छी स्पीड अगर मैं रोडवेज से कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट बराबर ही आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो टाइम फैक्टर लिमिटेशन भी बोल सकते हैं इसे, कि अभी हमें इतना स्पीड नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। अगला जो फैक्टर है वो है लो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। तो ये रेलवेज़ का एक बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि जो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक कम आने वाला है। तो इसलिए हो सकता है कि आपका जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे फाइनेंशियली वाइबल नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पे इसको हर जगह डेवलप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जबकि रोडवेज़ का तो इनिशियल कॉस्ट ही आपका कम होता है। तो इसलिए अगर वहाँ पे ट्रैफिक कम भी आता है तो भी प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल हो जाता है और वो सेंक्शन भी हो जाता है। अगला जो फैक्टर है दैट इज़ इमरजेंसी सिचुएशन। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्योंकि अगर
कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है सच एज वॉर लाइक सिचुएशन, अगर रेलवे लाइन वहाँ पे ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है तो बहुत ही अच्छा है। वो तो आप ह्यूज क्वांटिटी में अपने असेंशियल्स या फिर ट्रूप्स वगैरह का मूवमेंट करा सकते हैं। बट अगर वहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है तो उस केस में आपको रोडवेज पे स्विच होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतने कम टाइम में रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं और साइट आपकी एक्सेसिबल नहीं होगी रेलवे से। जबकि अगर कोई भी साइट ऐसी है जहाँ पे कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ उसको रोडवेज से एक्सेसिबल करना बहुत इजी होता है, तो इसलिए ये एक लिमिटेशन है। अब अगला जो फैक्टर है वो है कॉम्प्लेक्स। तो रेलवेज का जो ऑपरेशन होता है वो इतना इजी नहीं है जितना हमें दिखता है। इसमें जो लोकोमोटिव है उसको मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखेगा, जो कोचेज हैं उनको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों देखेंगे, जो ट्रैक है उसे सिविल डिपार्टमेंट मैनेज करता है, जो सिग्नल्स है उसे एसएनटी डिपार्टमेंट मैनेज करता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलके काम करेंगे तब जाके ट्रेन का ऑपरेशन होता है। तो इसलिए मतलब रोडवेज वगैरह में आपको एक बार बस रोड का कंस्ट्रक्शन करना है और उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना है, उसके अलावा सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है इतना रेलवेज का ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी एक बड़ा लिमिटेशन है। ये जो आपको अभी पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है ब्रेनस्टॉर्म। तो अभी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और इस पिक्चर को ध्यान से देखें कि आप क्या क्या चीजें इसमें नोटिस कर पा रहे हैं। जस्ट मतलब क्योंकि आपने बस ये ट्रेन ऐसे चलती हुई देखी हुई होती है, तो आप मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो अभी तक आपने देखा है उसके बेसिस से इस पे क्या क्या चीजें विजुअलाइज कर पा रहे हैं वो आप एक बार करिए और लिख लीजिए एक पेपर पे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और उन चीजों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करूंगा। तो आई होप आप सभी ने कुछ कुछ किया होगा, कुछ कुछ लिखा होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें दिखा होगा कि ये ट्रेन जो है ये चल रहा है और इसमें सबसे पहले आपको दिखा होगा आगे ये लोकोमोटिव है जो कि आगे लगा हुआ है। इसके बाद ये पीछे काफी सारे वैगन्स लगे हुए हैं। वैगन क्या चीज है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे वैगन लगे हुए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नीचे आपको ट्रैक दिखा होगा। ट्रैक, ये ट्रैक नीचे है। उसके बाद जो ऊपर ये वायर है ये है ओएचई वायर। ओएचई वायर क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ का काम क्या है ये भी मैं आपको हल्का सा बता दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किलोमीटरेज पोस्ट लगा हुआ है, ये भी मैं हल्का सा आपको डिस्कस कर लूंगा। तो 6 चीजें मैंने आपको मोटी मोटी बताई हैं और आप देखें तो आपको ये टनल दिख जाएगा यहाँ पे। ये सब छोटी मोटी चीजें और आपको दिखेंगी। तो अभी जो सारे पॉइंट्स हमने देखे उनको मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी ट्रेन होती है उसमें हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। आगे सबसे पहले लोकोमोटिव होता है और उसमें पीछे काफ़ी सारे डब्बे लगे होते हैं। तो ये लोकोमोटिव है और इस पूरे पोर्शन को हम रेक बोलते हैं। रेक फॉर्मेशन होता है, काफ़ी सारे डब्बों को बोलते हैं तो उससे रेक बनता है। अब अगर ये पैसेंजर ट्रेन है तो इसका जो हर एलिमेंट है, हर डब्बा है, उसको हम कोच बोलेंगे। और अगर ये गुड्स ट्रेन है तो उस केस में हम इसे वैगन बोलते हैं। तो आपको कोच और वैगन में डिफरेंस पता होना चाहिए। और जो लोकोमोटिव की अगर मैं और बात करूं तो लोकोमोटिव मेनली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो लोकोमोटिव आया था वो था स्टीम लोकोमोटिव, जिसमें कोल एज ए फ्यूल यूज होता है। दूसरा उसके बाद जो आया था वो था डीजल लोकोमोटिव, उसमें हम डीजल का यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। उसके बाद जो लोकोमोटिव आया था वो था इलेक्ट्रिक लोको, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो जो पहले जो दोनों लोकोमोटिव है वहाँ से जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए हम स्विच
किए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे। इसके बाद जो अगला जो हमने देखा था वो था वैगन्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड इसके बाद देखा था ट्रैक। तो ट्रैक सिविल इंजीनियरिंग का ही एलिमेंट है। इसे हम आने वाले सारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने का इतना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हमने देखा था OHE वायर। OHE वायर का फुल फॉर्म है ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए होती है वो OHE वायर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है उसका, और 25 किलो वोल्ट पे ये ट्रांसमिट की जाती है। और विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ इसको OHE वायर से, ये यहाँ पे पेंटो लगा होता है और ऊपर OHE वायर होता है, और विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ इसको OHE से लोकोमोटिव में ट्रांसफ़र किया जाता है। और जनरली किसी भी लोकोमोटिव में दो पेंटोग्राफ होते हैं। हम रियर पेंटोग्राफ का यूज करते हैं, जो पीछे वाला होता है, एक आगे होता है और एक पीछे होता है, तो हम ये पीछे वाले का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक और मैंने इसके बाद वहाँ पे आपको दिखाया था किलोमीटरेज पोस्ट। इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बस इसका यूज ये है कि जब भी अगर ट्रैक में किसी भी तरह कोई डिफेक्ट मिलता है तो हमें उसका लोकेशन चाहिए होता है, तो उसका लोकेशन इंडिकेट करने के लिए हम इस किलोमीटरेज पोस्ट को यूज करते हैं। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे ड्राइवर को डिस्टेंस का एक आइडिया भी हो जाता है किलोमीटरेज पोस्ट देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी मैंने टॉपिक में रेलवेज़ की बात की है, तो इन जनरल ये सारे मेट्रोज़ वगैरह इन सबको भी इंक्लूड करता है, बट आपको चीज़ें समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए आपको सिर्फ इंडियन रेलवेज़ का ही समझना है, क्योंकि वो आपको अच्छे से विजुलाइज हो पाएगा। और मेट्रो वगैरह में काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी अलग भी होती हैं, तो अगर जहाँ भी अगर मेरे को कुछ मेंशन करना होगा तो मैं स्पेशली उसको अलग से मेंशन करूँगा। तो आपको बस अभी इंडियन रेलवेज़ का ही मान के आपको कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करना है। हमने रेक के बारे में पढ़ा, अब हम उसे फर्दर स्प्लिट करेंगे ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे जो ऊपर पिक्चर दिखाया गया है ये एक कोच का पिक्चर है। तो अब हम कोच में कहीं अंदर यहाँ कहीं बैठे होते हैं, और इस कोच के जो नीचे आपको ये जो दो यहाँ पे दो असेंबली दिख रही हैं, ये इन्हें हम बोगी बोलते हैं। तो आपको नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखना है कि आप कोच में बैठते हैं, बोगी में नहीं बैठते हैं। तो कभी भी किसी को ये नहीं बोलना है कि आप इस बोगी में बैठे हैं। और अभी इस बोगी को मैंने यहाँ नीचे दिखाया हुआ है जूम करके, तो आप इस बोगी को ऐसे देखें तो हर एक बोगी में दो व्हील सेट होते हैं। इस पूरी असेंबली को व्हील सेट बोलते हैं। तो ये एक व्हील सेट है, ये दूसरा व्हील सेट है। इसको मैंने यहाँ फर्दर जूम करके इस साइड एक पिक्चर में दिखाया हुआ है। हर व्हील सेट में दो व्हील होते हैं और एक एक्सल होता है, और ये पूरी असेंबली रेल्स के ऊपर होती है, जो कि रेल्स एक सर्टेन डिफाइंड डिस्टेंस पे प्लेस होती है, जिसे हम गेज बोलते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो काफ़ी सारे पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए हैं, उनका लोड पहले कोच पे आएगा, कोच से बोगी पे आएगा, बोगी से व्हील सेट पे आएगा या एक्सल पे आएगा, उससे व्हील्स पे आएगा, और व्हील्स से फिर फाइनली लोड आपका रेल पे जाएगा, और रेल से फिर आपका ट्रैक का जो फाउंडेशन है उस पे जाएगा। तो ये सीक्वेंस होता है लोड ट्रांसफर होने का। अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और हल्का सा बता दूं कि जो बोगी होती है ये मेनली तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले होता है ICF बोगी, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्रीज का पूरा नाम है। तो ये क्या है कि मेनली पैसेंजर ट्रेन में यूज होती हैं। जो पुराने पैसेंजर कोचेज हैं उनमें हम मेनली ICF बोगी यूज करते हैं। दूसरा है कैसना बोगी। कैसना बोगी गुड्स ट्रेन में यूज होती है। गुड्स ट्रेन के जो वैगन्स होते हैं उनमें हम कैसना बोगी का यूज करते हैं। और तीसरा है फियाट बोगी। ये फियाट बोगी जो LHB कोच जो नए आए हैं उसमें यूज हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो
LHB ये कोच है, ये बोगी नहीं है। बोगी इसमें जो होता है वो फियाट बोगी होता है। तो ये सब एक ये सब इंफॉर्मेशन आपको हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में कहीं हेल्पफुल हो। और IRMS आ गया है, तो अब ये सब चीज़ें जो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब का थोड़ा फेयर आइडिया होना चाहिए। अब आने वाली कुछ स्लाइड्स में मैं ये डिस्कस करूँगा कि हमें टॉपिक्स को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। कि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं टॉपिक्स को अभी डिवाइड कर दूंगा, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर की बात करूं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा गेज और व्हील प्रोफाइल के बारे में। बट ये दोनों मैकेनिक सॉरी हाँ, ये जो व्हील सेट है ये मेनली मैकेनिकल का कंपोनेंट है, बट हमें ये इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो हमारे रेल्स हैं उसके ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसे ये डिटेरियोरेट करता है। तो रेल के बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना है, बट व्हील के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो गेज और व्हील और उसकी प्रोफाइल के बारे में मैं सेकंड लेक्चर में बात करूँगा। अगला जो टॉपिक है वो है ट्रैक स्ट्रक्चर। तो ट्रैक स्ट्रक्चर में को मैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और इसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे सब ग्रुप्स में, ताकि इनको पढ़ना इजी रहे। और मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर है उनको हम एक साथ ग्रुप में रख देंगे, जिससे कि मतलब उनको एक ही लेक्चर में डिस्कस किया जा सके, उनको समझना थोड़ा सा इजी हो सके। तो मैं ऊपर से चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो है रेल्स, और उसके नीचे हैं स्लीपर्स। रेल्स और स्लीपर्स को मिला के ट्रैक स्ट्रक्चर बनता है। तो हम इन दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे थर्ड लेक्चर में। तो थर्ड लेक्चर में मैं आपको बेसिकली ट्रैक स्ट्रक्चर की बात करूंगा। उसके नीचे है बेलास्ट, बेलास्ट के नीचे है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के नीचे है सब ग्रेड, तो और उसके नीचे है सबसॉइल। अब यहाँ पे जो भी चीजें स्लीपर के नीचे हैं, इन सब चीजों को बेसिकली ट्रैक फाउंडेशन बोला जाता है। तो ट्रैक फाउंडेशन को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं और उनको एक साथ फिफ्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर में मैं क्या डिस्कस करूंगा कि जो रेल और स्लीपर्स हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कैसे किया जाता है वो हम फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उनको हम इलास्टिक फास्टनिंग बोलेंगे, वो मैंने वैसे नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है परमानेंट वे। तो रेल्स और स्लीपर्स को मिलाने पे ट्रैक स्ट्रक्चर बनता है, और ट्रैक स्ट्रक्चर में अगर फाउंडेशन भी ऐड करते हैं तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम परमानेंट वे बोलते हैं। अब इसे परमानेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन केस ऑफ रेलवेज ये जो ट्रैक है ये गाइड करता है ट्रेन को, अनलाइक इन रोडवेज जहाँ पे हम स्टीयरिंग व्हील का यूज करते हैं अपने व्हीकल को गाइड करने के लिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है रेलवेज में और रोडवेज में, और ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यूज में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, ये बहुत ही बेसिक डायग्राम है, जो कि आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में यूज होगा। अगला जो पिक्चर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसमें बेसिकली इलास्टिक फास्टनिंग्स को दिखाया गया है कि मैंने जो पीछे बताया था कि रेल्स और स्लीपर्स को कैसे जोड़ा जाएगा, तो ये इलास्टिक फास्टनिंग्स की हेल्प से जोड़ा जाता है। इसे मैं फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। उसमें ये क्या है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। ये जो आपका रेल है और ये जो स्लीपर है, इसको एक यूनिट की तरह एक्ट करना होता है। तो ये सब चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं कि आपके रेल को स्लीपर पे होल्ड करके रखेगा। इसके बाद जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ट्रैक स्ट्रक्चर तो हो जाएगा, बट ट्रैक का अलाइनमेंट कैसा होगा इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। मतलब आपने भी ये शायद सोचा हो ड्यूरिंग द योर ट्रेवल कि जब
ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो कैसे करती है, उसके क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो ट्रैक में देने पड़ते हैं ट्रेन को गाइड करने के लिए। तो इसमें आप ये देखिए, यहाँ से ट्रेन ने अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लिया है। तो ये जो डायरेक्शन यहाँ से यहाँ चेंज किया है, ये कैसे किया है, आपको यहाँ पे कर्व देना पड़ा है। ये कर्व आपको क्यों देना पड़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका डिजाइनिंग क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे 6th चैप्टर में। तो 6th चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट द अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन। तो वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा, और ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से, कि वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ देखेंगे और वहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ये मैं 7th चैप्टर में डिस्कस करूँगा। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग ये सब मैंने नीचे 2 पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ट्रेन एक ट्रैक पे आता है तो अपना ट्रैक कैसे चेंज करता है, ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग के हेल्प से हो पाता है। कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग असेंबली फैसिलिटेट करती है इस ट्रेन को कि ये ट्रेन इस ट्रैक से इस ट्रैक पे चली जाए, या फिर इस ट्रैक से इस ट्रैक पे, या फिर सीधा, ये ट्रैक गाइड करता है। तो ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का इंपॉर्टेंस है, और इसे हम 7th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इससे अगला अगर मैं बात करूं तो जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये यार्ड है। तो यार्ड क्या होता है, ये भी आपके माइंड में काफी बार आया होगा कि जब आप स्टेशन पे जाते हैं, अगर आप स्टेशन से थोड़ा बाहर निकल के देखें तो आपको कुछ ऐसा सीन दिखेगा जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ पे शंटिंग ऑपरेशन चल रही होती है। अब शंटिंग क्या होती है, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो सपोज करिए आपको ये जो गुड्स ट्रेन यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ से इस गुड्स ट्रेन में या आगे वाले वैगन को यहाँ से इस गुड्स ट्रेन में जोड़ना है। तो उसके लिए आपको एक ये पूरा ऐसा असेंबली चाहिए होगा, काफी सारे उसमें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग होंगे और काफी सारी चीजें होंगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लोको लाएंगे, यहाँ से ये वैगन को खोलेंगे, यहाँ से ये ऐसे आएगा, यहाँ से ये ऐसे जाएगा और फिर ये वापस इसमें जाके इसको जोड़ देगा। तो ये सब काम कहाँ होते हैं, ये सब काम यार्ड में होते हैं। इसे मैं डिस्कस करूंगा 8th चैप्टर में। 8th चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट यार्ड्स, कितने तरह के यार्ड्स होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सब चीजें 8th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है ट्रैक्टिव फट एंड ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस। तो जब भी ट्रेन का मूवमेंट होता है, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको कोई पुलिंग पावर या फिर बोले तो ट्रैक्टिव फट मिल रहा होगा जो कि लोकोमोटिव देता है। तो लोकोमोटिव उसको ट्रैक्टिव फट दे रहा है या फिर ट्रैक्टिव पावर दे रहा है जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल रहा है। उसके काफी सारे रीजंस हैं, कौन कौन से रेसिस्टेंस मिलते हैं, ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा 9th चैप्टर में, जिसमें हम इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रैक्टिव फट क्या होता है और ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस क्या होते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो भी हम सोल्व करेंगे। और अगला है सिग्नल्स, ये मैं 10th चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अब वैसे इंडियन रेलवेज में जो सिग्नल्स है उसे एसएनटी डिपार्टमेंट मैनेज करता है, बट सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सारे ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ट्रेन का ऑपरेशन समझने के लिए आपको सबसे पहले सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। अनलाइक इन रोडवेज जहाँ पे रेयरली आपने कहीं सिग्नल्स, मतलब आप जब हाईवे वगैरह, नेशनल हाईवेज वगैरह पे जब आप ट्रेवल करते हैं तो वहाँ हार्डली आपको सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने हिसाब से अपने व्हीकल का एक्सलरेशन डी एक्सलरेशन कब रोकना है, ये सब चीज़ें आप सामने वाले व्हीकल को देख के, उसकी डिस्टेंस देख के आप जज करते हैं और आप ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करके मतलब अपने व्हीकल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन रेलवेज में ऐसा नहीं है। रेलवेज का जो मूवमेंट है टोटली सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सामने वाली ट्रेन को देख के आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है या फिर ऐसा, मतलब आपका जो मूवमेंट है वो पूरा पूरा सिग्नल्स के थ्रू गाइड होगा। तो इसलिए सिग्नल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस इसमें जितनी ज़्यादा पिक्चर्स आप देखेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। इसमें कुछ रटना जैसा कुछ इतना है नहीं, आप बस छोटे छोटे पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा और ये चैप्टर बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। तो ये हम टेंथ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है एक मिसलेनियस, इसको मैंने 11th चैप्टर में डाला है। तो इस चैप्टर में मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, सच एज हिस्ट्री ऑफ रेलवेज, different type of bridges used in railways, some properties of ballastless track. Also, I will discuss about different types of survey before laying of a railway line, and some small topics such as regenerative braking. तो ये सब चीज़ें मैं एक साथ इस मिसलेनियस चैप्टर में डिस्कस कर दूंगा, और यही चीज़ मैंने पिक्चर्स की हेल्प से नीचे दिखाया हुआ है। लेफ्ट में जो पिक्चर है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टीम लोको है, जो कि अभी इंडियन रेलवेज के पास है, और इसका नाम फेरी क्वीन है। और ये 2-3 साल पहले तक इसे दिल्ली और रेवाड़ी के बीच में हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया गया था। और इसके राइट साइड में जो पिक्चर है वो एक पम्बन ब्रिज का फोटो है। वो बेसिकली जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो ये ब्रिज आता है, और मैंने नीचे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसमें ये जो ट्रैक जो बनने वाला है वो बेलास्ट्रेस ट्रैक बनने वाला है, जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है उसके बारे में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिसलेनियस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक ऐड कराना है जो कि मैं क्लासेस में नहीं पढ़ा पाऊँ, तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसे मिसलेनियस में कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है। आज का जो लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन। तो इसमें मैंने बेसिकली आपको ये बताया कि कौन कौन सी चीज़ें किस सीक्वेंस में हमें पढ़नी है, और रेलवेज क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके क्या लिमिटेशन है, ये सब चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस की। उसके बाद जो सीक्वेंस फॉलो होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने वो सब आपको पिक्चर्स के हेल्प से ऑलरेडी ऊपर समझा दिया है, और वो किस सीक्वेंस से पढ़ना है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, बट बिफोर क्लोजिंग द सेशन, वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस लेक्चर सीरीज इज टू रीच आउट दोज स्टूडेंट्स who cannot afford the coaching classes. Secondly, as this is my first lecture, so guys, if you have any suggestions by which I can improve my upcoming videos, then please do write in the comment section. uh, and one more thing I would like to add, आप ट्राई करें कि इस लेक्चर सीरीज को लैपटॉप में देखें, बिकॉज सारी चीज़ें पिक्चर्स की हेल्प से समझाई गई हैं। तो अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो आपको पिक्चर्स अच्छे से दिखेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त से मांग लीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम में तो यही चलता है, एक दूसरे की हेल्प करके। सो विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू अगेन। आई होप आई हैव एडेड समथिंग न्यू टू योर नॉलेज एंड योर प्रिपरेशन। थैंक यू।